नमस्कार यूपीएससी एस्पिरेंट्स। द एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा डाइव करते हैं उन करंट अफेयर्स में जो आपके एग्जाम के लिए सबसे जरूरी हैं। तो आज हम इन 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं और हाँ, हम इन्हें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है लाइट पोल्यूशन। जानते हैं, ये एक ऐसा एनवायरमेंटल इशू है जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और आपके जीएस पेपर 3 के लिए तो ये एब्सोल्युटली क्रूशियल है। सोचिए जरा, एक रीसेंट सैटेलाइट स्टडी से ये बात सामने आई है कि 2014 से लेकर अब तक रात में आर्टिफिशियल लाइट का इस्तेमाल 60% तक बढ़ गया है। ये नंबर अपने आप में बताता है कि प्रॉब्लम कितनी सीरियस है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, इसके पीछे 2 सबसे बड़े कारण हैं। एक तो है रैपिड अर्बनाइजेशन यानी तेजी से बढ़ता शहरीकरण, और दूसरा है इलेक्ट्रिफिकेशन। नतीजा क्या हुआ? वो साफ आसमान जिसमें बचपन में हम तारे देखा करते थे, वो अब इस आर्टिफिशियल रोशनी के चकाचौंध में कहीं खो गया है। ओके, इस टॉपिक को ठीक से समझने के लिए 3 की कॉन्सेप्ट्स को पकड़ना जरूरी है। सबसे पहला तो है लाइट पोल्यूशन, आसान भाषा में जरूरत से ज्यादा या गलत जगह पर लगी आर्टिफिशियल लाइट। दूसरा है रीबाउंड इफेक्ट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब एलईडी लाइट सस्ती हुई तो हमने सोचा एनर्जी बचेगी, लेकिन हुआ उल्टा। हमने इतनी ज्यादा लाइट्स लगा दी कि टोटल लाइट पोल्यूशन और बढ़ गया। और तीसरा कॉन्सेप्ट है हमारा सर्केडियन रिदम, यानी हमारी बॉडी का नेचुरल 24 घंटे का क्लॉक, जो हमें बताता है कि कब सोना है और कब जागना है। तो अब देखते हैं इसके 2 साइड्स को। चैलेंजेस क्या है और आगे का रास्ता क्या है। देखिए, चैलेंजेस बहुत सीरियस हैं। हमारी हेल्थ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। मेलेटोनिन हार्मोन कम बनता है जिससे नींद की पूरी साइकिल बिगड़ जाती है। एनवायरनमेंट की बात करें तो बेचारे माइग्रेटोरी बर्ड्स और सी टर्टल्स वो रास्ता ही भटक जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि सॉल्यूशंस भी हैं। हमें सख्त लाइटिंग रेगुलेशंस की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा डार्क स्काई रिजर्व्स बनाने होंगे और हाँ, स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम्स को अडॉप्ट करना होगा। अब आते हैं प्रीलिम्स बूस्टर पर। ये फैक्ट्स तो आप बिल्कुल स्टार मार्क कर लीजिए। पॉइंट नंबर 1, इंडिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ है? हानले, लद्दाख में। याद रहेगा। पॉइंट नंबर 2, इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ है? वो है पेंच, महाराष्ट्र में। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। फिर सैटेलाइट डेटा के हिसाब से यूएसए और चाइना के बाद हम यानी इंडिया सबसे ब्राइट देशों में से एक हैं। और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, इससे कौन सा हार्मोन इफेक्ट होता है? मेलेटोनिन, जो हमारी नींद को रेगुलेट करता है। अब मेंस के लिए इस क्वेश्चन को देखिए। एक सॉलिड आंसर लिखने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको सारे डॉट्स कनेक्ट करने होंगे। कॉजेज जैसे अर्बनाइजेशन, इम्पैक्ट्स यानी हेल्थ और एनवायरनमेंट पर असर, और फिर सॉल्यूशंस जैसे रेगुलेशंस और नई टेक्नोलॉजी। इन सभी पॉइंट्स को मिलाकर एक कॉम्प्रिहेंसिव और बैलेंस्ड आंसर तैयार करना होगा। चलिए अब सब्जेक्ट बदलते हैं और चलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के एक ऐसे चैप्टर पर जो आज भी हमें झंझोड़ देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जलियांवाला बाग मैसेकर की। 13 अप्रैल को इसकी बरसी भी थी, तो ये टॉपिक और भी रेलेवेंट हो जाता है। इस पूरी घटना के सीक्वेंस को समझना बहुत जरूरी है। इसकी शुरुआत हुई मार्च 1919 में, जब अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट, जिसे ब्लैक एक्ट भी कहते हैं, पास किया। इसके प्रोटेस्ट में 9 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जैसे बड़े नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया। इस अरेस्ट के खिलाफ 13 अप्रैल बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में हजारों लोग शांति से प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठा हुए, और तभी जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलाने का ऑर्डर दे दिया। यहाँ 2 कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। पहला है रॉलेट एक्ट। इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का काला कानून क्यों कहते थे? क्योंकि इसके तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर बिना ट्रायल के 2 साल तक जेल में बंद कर सकती थी। सोच के देखिए। और दूसरा कॉन्सेप्ट है सत्याग्रह, गांधी जी का अहिंसा का हथियार, जिसका इस्तेमाल इस कानून के खिलाफ किया गया। जानते हैं, ये मैसेकर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। क्यों? क्योंकि इसके बाद हर भारतीय का अंग्रेजी न्याय से विश्वास पूरी तरह उठ गया। यही घटना आगे चलकर 1920 के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की एक बड़ी वजह बनी। प्रोटेस्ट में गांधी जी ने अपना काइजर हिंद मेडल लौटा दिया और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड त्याग दी। इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हंटर कमीशन भी बनाया गया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए एक क्विक एमसीक्यू हो जाए। सवाल है, हंटर कमीशन को किस घटना के बाद अपॉइंट किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्या लगता है? बिल्कुल सही। सही जवाब है बी, जलियांवाला बाग मैसेकर। और हाँ, एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखिएगा कि इस कमीशन ने सिर्फ नाम के लिए जांच की थी, जनरल डायर को सजा नहीं दी। अब मेंस के इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को देखिए।
ये आपसे क्रिटिकली एनालाइज करने को कह रहा है। इसके आंसर में आपको इस बात पर फोकस करना है कि कैसे इस एक घटना ने पूरे फ्रीडम स्ट्रगल का कोर्स बदल दिया। इसने लोगों में गुस्सा भरा, उन्हें यूनाइट किया और आने वाले बड़े आंदोलनों जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए जमीन तैयार की। तो अब हमारे तीसरे टॉपिक पर आते हैं जो बायोडाइवर्सिटी से जुड़ा है। हम बात करेंगे गैंजेस रिवर डॉल्फिन की, जो हमारा नेशनल एक्वाटिक एनिमल भी है। और हाँ, जीएस पेपर 3 के लिए ये एक हॉट टॉपिक है। तो खबर क्या है? खबर ये है कि गैंजेटिक डॉल्फिन्स चंबल नदी से यमुना नदी की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। अब आप सोचेंगे इसमें खास क्या है? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस डॉल्फिन को एक इंडिकेटर स्पीशीज माना जाता है। मतलब अगर किसी नदी में आपको डॉल्फिन्स दिख रही हैं तो इसका मतलब है कि वो नदी अपेक्षाकृत स्वस्थ है। लेकिन चिंता की बात यह है कि ओवरऑल इनकी पॉपुलेशन पोल्यूशन की वजह से तेजी से कम हो रही है। प्रीलिम्स के लिए यह फैक्ट टेबल तो बिल्कुल रट लीजिए। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसका कॉमन नाम सुसु है। 2009 में इसे नेशनल एक्वाटिक एनिमल का दर्जा मिला। IUCN की लिस्ट में इसका स्टेटस क्या है? एंडेंजर्ड। एक और अमेजिंग फैक्ट, ये फंक्शनली ब्लाइंड होती है, यानी देख नहीं सकती। तो रास्ता कैसे खोजती है? एकोलोकेशन से। और आखिरी पॉइंट, ये सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर यानी मीठे पानी में ही पाई जाती है। तो इन बेचारी डॉल्फिन्स के लिए खतरे क्या क्या हैं? सबसे बड़ा दुश्मन है रिवर पोल्यूशन। फिर आते हैं डैम्स, जिनकी वजह से इनका घर, इनका हैबिटेट टुकड़ों में बट जाता है। कई बार ये गलती से मछुआरों के जाल में फंस जाती हैं और इनका शिकार भी होता है इनके तेल के लिए। लेकिन इनके कंजर्वेशन के लिए भी काम हो रहा है। नमामि गंगे प्रोग्राम, प्रोजेक्ट डॉल्फिन और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर लीगल प्रोटेक्शन, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो सरकार ले रही है। ओके, एक और क्विक MCQ। अभी हमने डिस्कस किया था गैंजेटिक डॉल्फिन देख नहीं सकती, तो वो नेविगेट कैसे करती है? अपने ऑप्शंस देखिए। यस, यू गॉट इट। करेक्ट आंसर है डी, एकोलोकेशन। ये आवाज की मदद से अपने आसपास का एक मेंटल मैप बना लेती है। बहुत ही कमाल का एडेप्टेशन है ना? इस मेंस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। ये आपसे कह रहा है कि गैंजेटिक डॉल्फिन का होना एक हेल्दी रिवर का साइन है। इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको डिस्कस करना है कि इनकी सर्वाइवल के लिए क्या क्या खतरे हैं और सरकार ने इन्हें बचाने के लिए क्या कदम उठाए हैं। एक बहुत ही बैलेंस्ड और मल्टी डायमेंशनल आंसर की डिमांड है यहाँ। और अब आते हैं आज के आखिरी लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक पर। ये सीधा पॉलिटी से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल रोल्स यानी हमारी वोटर लिस्ट को लेकर इलेक्शन कमीशन से कुछ बहुत ही तीखा सवाल पूछे हैं। आपकी जीएस पेपर 2 के लिए ये टॉपिक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही पावरफुल ऑब्जर्वेशन दी है। उन्होंने कहा है कि वोट देने का अधिकार लोकतंत्र की नींव है और इसे प्रोसीजरल लैप्सेस यानी प्रक्रियागत कमियों की वजह से कमजोर नहीं किया जा सकता। कितनी बड़ी बात है ये। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या? ये जुड़ा है इलेक्शन कमीशन के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस से, जिसे शॉर्ट में SIR कहते हैं। अब इसका मकसद तो अच्छा है, वोटर लिस्ट को साफ करना, डुप्लीकेट और फर्जी वोटर्स को हटाना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की चिंता ये है कि इस सफाई अभियान में कहीं असली जेन्युइन वोटर्स का नाम ही ना लिस्ट से कट जाए। इस केस से 3 बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस उभर कर आए हैं। पहला, क्या राइट टू वोट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर हाँ कहा है। दूसरा, क्या इलेक्शन कमीशन किसी की सिटीजनशिप पर सवाल उठा सकता है? ये तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का काम है। और तीसरा और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये जो SIR प्रोसेस है ये पूरी तरह से फेयर और इंक्लूसिव है? कहीं इससे कुछ लोग छूट तो नहीं जा रहे? इन्हीं बातों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गहरी चिंता जाहिर की है। मेंस के लिए ये क्वेश्चन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के दिल में उतरता है। आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है कि वोटर लिस्ट की शुद्धता बनाए रखने में क्या चैलेंजेस हैं और ऐसा करते हुए किसी भी सिटीजन का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू वोट न छीना जाए, इसका ध्यान कैसे रखा जाए। एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, इसके बीच का बैलेंस आपको अपने आंसर में दिखाना है। तो ये थे आज के हमारे 4 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। याद रखिएगा, इन्हें सिर्फ सुनना काफी नहीं है, इनके हर डायमेंशन को समझना और सबसे जरूरी रेगुलर रिवाइज करना, यही आपके सक्सेस का मंत्र है। ऐसे ही डेली एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कल मिलते हैं नए टॉपिक्स के साथ। जय हिंद।